हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों ने सही सुना, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपकी केमिस्ट्री में कोई भी तैयारी नहीं हुई है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। तो अगर आप लोगों की अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर अन्य सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या फिर किसी और सब्जेक्ट में अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर टॉपिक हमें दिख रहा होगा आप लोग को कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या समझते हैं। तो विद्युत वाहक बल मतलब कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह से होता है, मतलब ईएमएफ जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ईएमएफ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि किसी सेल के ईएमएफ से हमें क्या समझ में सीखने को मिलता है या फिर क्या तात्पर्य है। तो उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पर कि छोटी छोटी डिफिनेशन यहाँ पर जो होती हैं वो बहुत ही मायने रखती हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में अगर ये 3 नंबर में पूछी गई, आपको ये डिफिनेशन नहीं आ रही होगी तो वो 3 नंबर आपको बहुत खलेंगे छोड़ते हुए। इसीलिए अभी से सारी डिफिनेशन आप लोग तैयार करके रखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कि आप केमिस्ट्री में, क्लास 12 केमिस्ट्री में अधिकतर बच्चे रिएक्शन में कमज़ोर होते हैं। मेरे हिसाब से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है आपकी, जिसमें आप लोग की रिएक्शन वगैरह होती हैं ना, अभिक्रियाएँ होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ, वहाँ पर अधिकतर बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो अब उसमें आप लोग कमज़ोर हो तो इससे अच्छा है कि आप लोग केमिस्ट्री फर्स्ट जो होती है उसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। तो सेकंड में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गड़बड़ा भी गया आपका पेपर, तब भी फर्स्ट पे मतलब पूरी केमिस्ट्री के टोटल नंबर जब देखे रहेंगे तो आपके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम अपने इसका आंसर देख लेते हैं। क्या है कि किसी सेल के इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर, ठीक है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल में परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है। मतलब सेल के इलेक्ट्रोडों में वह विभव, मतलब वह अंतर, ठीक है, जो सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं उनके मध्य जो विभव होता है उनमें वह अंतर जिसमें उसमें उसमें परिपथ में धारा नहीं बह रही होती है, उसको हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये रहा हमारा पहला उत्तर। अब देखते हैं अपना सेकंड उत्तर क्या है, हमारा सेकंड आंसर। दूसरा उत्तर यहाँ पर आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिंक तथा तांबे में एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। मतलब क्वेश्चन आप लोग ध्यान समझिएगा, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों। कारण वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्या है इसका कारण, क्यों नहीं भैया जिंक और तांबे में से अलग एक अम्ल अलग करता है। देखते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। मतलब कि जिंक क्या है, वो हाइड्रोजन से ऊपर है, किसमें, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम। इसलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है, लेकिन तांबा वो चीज़ नहीं कर पाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि नेनर्स समीकरण यहाँ पर आप लोग से पूछी जा रही है। तो ये करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि ये आपकी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लगभग हर साल पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी नोटबुक हो आप उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको हों तो वो आप देखिएगा, हर साल ये नेनर्स समीकरण पूछी जाती है। इसमें होता कुछ नहीं है, ठीक है, होता इसमें कुछ नहीं है। केवल क्या होता है कि आपको जो एक आपको समीकरण दिख रहा होगा ये नीचे, ये वाला समीकरण आप लोग को लिखना होता है। तो देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। इसी से क्या होती है डिफिनेशन देख लेते हैं। नेनर्स समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव E मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातुओं की आयनों की संख्या। अच्छा, एक छोटी सी बात आप लोग को बता दें, अगर आप लोग ये डिफिनेशन नहीं लिख पाते हो, ध्यान सुनिएगा, अगर आप लोग ये डिफिनेशन नहीं लिख पाते हो, आप डायरेक्ट क्या करते हो कि सीधे ये वाला फॉर्मूला लिख के और किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया वो आप लिख देते हो। जैसे आर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया होगा गैस नियतांक से और टी को यहाँ पर परमताप से, तब भी आप लोग का यहाँ पर काम हो जाएगा। ये डिफिनेशन लिखने की आप लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद रहता है तो इस डिफिनेशन की वजह से आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन शर्त ये है कि ये आप जो लिखोगे, ये इक्वेशन, ये पूरी आपको एकदम करेक्ट लिखी होनी चाहिए। ठीक है, ये लिखिए, उसके अलावा किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया वो लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को दिखा दें हम, यहाँ पर
आर टी जो आप लोग को देख रहे हो यहाँ पर, इसमें यूज़ नहीं करा गया, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं उसमें वहाँ पर यूज़ करा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ऊपर हम आपको दिखाएं कि आर, ये दिख रहा होगा आपको, ये आर इक्वल टू यहाँ पर जो है वो गैस नियतांक है, और टी इक्वल टू यहाँ पर मेरा परम ताप मतलब कि टेम्परेचर, और ये एन आपको जो नीचे दिख रहा है इसका मतलब होता है यहाँ पर प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एफ का मतलब होता है हमारा फैराडे नियतांक। ठीक है, एम एन क्या होगा, यहाँ पर ये धातु जो होती है ये चेंज हो सकती है। फिलहाल हमने यहाँ पर एम एन लिया, इसलिए हम लोग इसको एम एन मतलब विलियन के धातु की संक्रियता। यहाँ पर एम जी ले सकते हैं, सी एल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, कितने भी हमारी जो धातुएं होती हैं वो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ये एम एन जो होता है ये कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम था आप लोग का नेनर समीकरण में। इतना करते हैं के बाद आप लोग को 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए फिर हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव हम लोगों ने नाम तो बहुत सुना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव जो होता है इसकी डिफिनेशन क्या है, आखिर होता क्या है इलेक्ट्रोड विभव, जो हमसे बार बार पूछा जाता है। तो देख लेते हैं ज़रा, हम छोटा सा डायग्राम से इसको समझेंगे। पहले आप लोगों को डिफिनेशन पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम इसको डायग्राम से बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझाएंगे। क्या है कि देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में, ठीक है, डुबोया जाता है। आप देखिए एक डायग्राम देखिएगा, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, इसको यहाँ से हम हटा दें। यहाँ अब देखिए, ये मान लीजिए कोई आपका जार रखा हुआ है, जार, ठीक है, जार मतलब जिसमें हमारा क्या भरा हुआ है, विलियन भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसमें हमने 2 छड़ें डाल दी, 2 छड़, एक छड़ ऐसे डाल दी, एक छड़ ये, ठीक है। एक हमारी होती है कैथोड आप लोग बोल लो, एक बोलती है हमारी एनोड। ठीक है, मतलब एक प्लस और एक माइनस। फिर देखिए बैकग्राउंड में डिफिनेशन आप लोग पढ़िए, जलीय विलयन में डुबो दिया रहता है फॉर, अब चलिए हम बता दें, जैसे ये हमने मान लीजिए कॉपर की हमारी क्या है, ये कॉपर की ही हमारी ये प्लेटें हैं। मतलब ये जो आप लोग 2 क्षण देख रहे हो, ये काहे की है, ये दोनों क्षण मेरी कॉपर की हैं, और इसके अंदर जो विलयन भरा हुआ है यहाँ पर, ये भी हमारा काहे का है, कॉपर का ही है। क्योंकि कह क्या रही डिफिनेशन देखिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखाएं और साफ दिखाई देगा आप लोग को। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो 2 क्षण आपको दिख रहे हैं, ये 2 क्षण, मतलब कि एक ये क्षण, ठीक, और एक ये क्षण, इनके मध्य और यहाँ पर जो जलीय विलयन, मतलब जो कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है अंदर, इस पानी के और इन 2 क्षणों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा इन रॉडों के बीच में। ये जो रॉड डाली है हमने ये पानी के बीच में, कुछ ना कुछ करंट होगा, उसी को हम लोग मतलब विभव होगा, उसी को यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव बोला गया है। जैसे कि जाड़े में आप लोग देखोगे इमल्सन रॉड होती है जिससे कि पानी गर्म करा जाता है, तो उसमें तो खैर अलग हो गया वो तो, क्योंकि पानी अलग होता है और वो आपका जो छड़ बनी होती है वो अलग होती है, तो वो एग्जांपल यहाँ फिट नहीं बैठेगा। लेकिन फिर भी ये एग्जांपल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालिकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देख लेते हैं क्या हम लोग कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर जी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, जी इक्वल टू 1/r, मतलब कि चालकत्व इक्वल टू 1/ प्रतिरोध। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। अभी हम लोग ऊपर एक डायग्राम पढ़ के आए जिसमें कॉपर के ही विलयन में हम लोग किसकी छड़ डाल रहे थे, कॉपर की ही छड़ डाल रहे थे। तो वहाँ पर तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में आपको कॉपर की छड़ डालनी है। मतलब ये है कि अलग अलग जो आप रॉड डालोगे वो अलग धातु की है, और जो पानी में विलयन है वो अलग सॉल्यूशन है, अलग टाइप का सॉल्यूशन है, वो सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव नहीं होगा। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन, भैया नीला क्यों हो जाता है ये देख लेते हैं ज़रा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। मतलब समझ में आया आपको कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितनी ऊपर होंगे वो अपने से नीचे वालों को हटा देंगे। मतलब एक तरह से जैसे आप ऑफिस से एग्जाम्पल समझ सकते हो कि जो आपका बॉस होता है वो अपने से छोटा जो एम्प्लॉय होता है उसको किसी भी समय विस्थापित मतलब निकाल सकता है। तो वही यहाँ पर कार्य करना है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित मतलब भगा देता है, हटा देता है। तो श्रेणी में Cu का स्थान Ag के ऊपर है, अतः AgNO3 में निम्नलिखित क्रिया होगी। Cu क्या करेगा, देखिए यहाँ पर Cu
AgNO3 से साथ मिलके AgNO3 को यहाँ से Ag को, मतलब ये Ag है जो, ये Cu से नीचे है, Cu यहाँ पर बॉस है, Ag आपके एम्प्लॉयमेंट है, जो कर्मचारी होते हैं, तो Cu क्या करेगा, Ag को भगा देगा। तो वही है, देखिए यहाँ पे करा है, Cu खुद तो अलग रह ही रहा, लेकिन इन दोनों को भी तोड़ दिया, तो AgNO3 अलग, Ag अलग, तो ये इस वजह से ये विलयन नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए भैया, क्या होती है विशिष्ट चालकता, कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब कोई भी चालक होगा उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके हम लोग व्युत्क्रम को, यानी कि इन्वर्सली जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा का साइन आप लोग देख रहे होगे, नीचे के बना देते हैं। देख लिए कप्पा बनता कैसे, इस तरह से आप के बनाएंगे, ठीक है, और ये साइड जो होंगी ये बंद कर देंगे, ये सिंबल होता है कप्पा का। तो बस यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है, इसी को आप लोग वहाँ पर लिख देना है, और इसका मात्रक भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर यहाँ पर इसका सिंबल बना दीजिएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलराउस का नियम क्या है। दो तरह से पूछ सकता है आपका, कि एक तो पूछेगा कोलराउस का नियम क्या है, या तो पूछेगा कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके अनुप्रयोग भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि रिसेंटली 2023 में इसके अनुप्रयोग पूछे गए हैं, इससे पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2023 में ये पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो में आपके लिए ये इसके अनुप्रयोग भी हमने लिख दिए हैं। तो देखिए, पहले तो कोलराउस का नियम देख लेते हैं कि कोलराउस का नियम होगा क्या। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या फिर किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक आप लोग को डिफिनेशन याद करनी है, यहाँ से यहाँ तक। हम लोग इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं, क्योंकि अनुप्रयोग यार अभी पिछले साल भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अनुप्रयोग देखने से पहले यहाँ पर इसका देख लीजिए उदाहरण क्या होगा इसका, क्योंकि एक रिएक्शन भी आप लोग को लिखनी होती है। तो यहाँ पर जो बनाया गया सिंबल आपको नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट, तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये लेमडा बनाया गया सिंबल, लेमडा एम लिखा गया है। ये लेमडा मतलब होता है अनंत तनुता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है लेमडा एम HCl। यहाँ पे क्या होगा, लेमडा एम, मतलब यहाँ पर लेमडा के ऊपर इन्होंने इस तरह से लिख के ऊपर इन्फिनाइट लगा दी, मतलब इन्फिनाइट मतलब अनंत तनुता पर। ठीक है, तो H अलग कर दिया, Cl अलग कर दिया। अब हम लोग इसके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे अनुप्रयोग हम इसके देखने वाले हैं। अनुप्रयोग देख लीजिए, इसका पहला अनुप्रयोग क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग नंबर 1, अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, तो 3 से 4 ये आप लोगों को बताएंगे अनुप्रयोग, उसमें से अगर कोई 2 भी आप याद रख पाते हो तब भी आपके लिए काफ़ी होगा। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करना। तो 2 अनुप्रयोग हो गए, देख लें अब आगे के। लेकिन एक सेकेंड, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर इसके जो अनुप्रयोग होते हैं, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग यहाँ पर 2 ही होते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग के लिए 4 हमने लिखे थे, लेकिन वो 2 और बड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल 2 मेरे पास यही 2 छोटे छोटे अनुप्रयोग हैं, इसी को आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको और चाहिए तो आप जो मेरी आगे आने वाली वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, उसमें ये सब नियमों को विस्तार से समझाया जाएगा, और अनुप्रयोग उपयोग उसके अच्छी तरह से जो होंगे, रासायनिक गुण, भौतिक गुण वगैरह, वो सारे आप लोग को अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप अपना गूगल वगैरह से सर्च करके आप लोग इसके और ज़्यादा अनुप्रयोग पढ़ सकते हो। फिर हम लोग यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। अभी आप लोग ऊपर पढ़ा क्या हो कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ये इससे ऊपर होता है, इसलिए नीचे वालों को विस्थापित कर देता है। अभी हमने ऊपर आपको एग्जांपल बताया था कि बॉस अपने नीचे वालों को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो वो देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आखिर कैसे एक तत्व ऊपर होते हैं और कुछ नीचे होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके प्रमुख लक्षण देखिए, अब आपको पूरा बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब कि अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उनका एक वैल्यू निकलती है इलेक्ट्रोड विभव, उनके एक बढ़ते हुए क्रम में अगर आप रखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में मतलब नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में जब हम रखेंगे तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी श्रेणी को हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। लक्षण नंबर 1 देखिए क्या है, श्रेणी में ऊपर से नीचे
की ओर आने पर तत्वों के अपचयन क्षमता घटती है। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो तत्वों की अपचयन क्षमता घटेगी, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। सीधी सी बात है भैया कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी भी। तो ये तो कॉमन सा पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लक्षण नंबर 2, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तो ये 2 पॉइंट इसके बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट इसका देखिए, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। उपयोग देख लेते हैं। इसका पहला उपयोग है किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए रिसेंटली 2023 में पूछा गया सवाल कि फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीयक नियम क्या है, लिखिए। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम पूछा गया है यहाँ पर। इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुफ्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती हो जाते हैं। मतलब कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत धारा, मतलब जितने भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य विलयन होते हैं उनमें हम लोग इक्वल करंट प्रोवाइड कराएं, समान विद्युत धारा हम लोग जब उसमें भेजते हैं तो इनके द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती हो जाता है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला केवल लिख सकते हो, W1/E1 W2/E2 = W3/E3। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो पूरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो एक लाइक करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितने बच्चों की वीडियो समझ में आई। और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा अच्छा लगे हमको देख के, और जो आने वाली वीडियो है वो हम और दुगनी मेहनत से बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।